हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकेडी क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित अध्याय पहला। तो इसके प्रश्न देखने से पहले अपन इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन रट तो सकते नहीं, एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, वास्तविक संख्याएँ क्या होती है। संख्याएँ होती है दो प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं तो अभी अपने 10वीं क्लास में कोई काम नहीं है इनका, ये 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको तो रहने दो आज। अब अपन आज पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलो मैं आपको पहले कुछ और संख्याओं के बारे में बताता हूँ। जैसे पूर्णांक है। पूर्णांक जितनी भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है वो सब पूर्णांक होती है। जैसे एग्जांपल में लूँ तो जैसे -1, -2, 0, +1, +2, +3। तो जितनी भी संख्या हैं ऋणात्मक और धनात्मक वो सब क्या होती है, पूर्णांक होती है। और 0 भी होता है इसमें शामिल। अब एक होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जैसे मैं इनका एग्जाम्पल लूँ तो 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1, 2, 3, जितनी भी संख्याएं हैं 1 के बाद में वो सब क्या है, प्राकृत संख्या। अब जैसे पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं का मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3। अब जितनी भी संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। बस इतना ही अंतर है इन दोनों में, ये ध्यान रखना है। और पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक, 0 सब होता है। अब और देखें तो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो जिस संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 है, किसी का नहीं जाता। 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से। तो वो संख्या जिसमें एक का भाग जाता हो सिर्फ और उस संख्या का जाता हो वो क्या है, अभाज्य संख्या है। एक होती है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो सहअभाज्य संख्या जोड़े में होती है। जैसे 5 और 7 है। अब देखो, दोनों में भाग नहीं जाता ना किसी का ही, तो ये सहअभाज्य संख्या का एक जोड़ा है। जैसे मैं एक संख्या ले लूँ 4 और 9। अब देखो, ये भी सहअभाज्य संख्या का जोड़ा है। क्यों, इसमें 2 का भाग जाता है तो इसमें नहीं जाता, इसमें 3 का भाग जाता है इसमें नहीं जाता। तो ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्या। जैसे 4 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, क्योंकि कॉमन तो एक ही आ रहा है ना इसमें। ठीक है, एचसीएफ बोल दे या फिर जीसीडी बोल देते हैं। जीसीडी क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों समान है। अब मैं आता हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पर आता हूँ तो वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की, एक तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी एक संख्या ले लूँ मैं, जैसे 2/5, तो P/Q के रूप में लिख दिया ना इसमें। तो यहाँ P का मान हो जाएगा 2 और Q का मान हो जाएगा 5। तो Q का मान 0 नहीं है ना, Q का मान 0 नहीं होता कभी भी। अगर Q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। जहाँ P और Q धनात्मक संख्या है, P और Q धनात्मक संख्या होती है।
ठीक है। अगर ऋणात्मक आ गई तो वो परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, साथ में ये सह-अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, सह-अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। सह-अभाज्य संख्या मैंने यहाँ बताई है 5, 7, 4, 9, ठीक है। तो ऐसे ही सह-अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जैसे 3 और 7 ले लेता हूँ मैं। तो ये क्या है, सह-अभाज्य संख्या है 3 और 7, और P बटा Q के रूप में मैं इनको लिख सकता हूँ, जैसे 3/7 हो जाएगा या 7/3 हो जाएगा। अब मैं जैसे कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2/4 है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अभी इसको परिमेय संख्या बनाओ तो ये 2 से भाग जा रहा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या नहीं है ना, सहभाज्य भी होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 7/0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्यों का मान 0 आ रहा है ना, तो परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। और मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे 0/2 ले लूँ, तो ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर क्यों का मान 0 नहीं आया, यहाँ पर P का मान 0 आया है, ये परिमेय संख्या है। अब जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 1.27 है, तो ये परिमेय संख्या है। और एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 1.4 का बार है, मतलब 4 आएगा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आ जाएगा, 1.444 ऐसे लिखता जाऊँगा मैं इसको, मतलब ये पूरा भाग नहीं जा रहा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गए परिमेय संख्याओं के उदाहरण। जैसे मैं और एक संख्या ले लूँ, जैसे √3 है, √5 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यह है अपरिमेय संख्या। चलो अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अपरिमेय संख्याएं, ये वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे मैं उदाहरण लूँ तो इनके, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, तो ये क्या है, सभी अपरिमेय संख्या हैं। जैसे पाई है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कहोगे कि सर पाई तो परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं इसको, पर ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पाई की ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स वैल्यू, तो पाई का मान कितना होता है, इसको अगर डिवाइड करें तो 3.14। अब ये भाग होगा ही नहीं, पूरा चलता ही जाएगा, तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ध्यान रखना है, जिस संख्या में भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जाता, मतलब वो भाग चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं कभी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उधर प्रमेय 1.1 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन की, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r क्या है, या तो 0 से बड़ा है, नहीं तो 0 के बराबर है, और b का मान हमेशा r से बड़ा है, ठीक है। तो देखो प्रमेय 1.1 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a = bq प्लस r, ये कहती है, जहाँ a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। तो a और b क्या है, दो धनात्मक संख्या है।
अब देखो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5 एंड 7 मतलब 5 और 7 है। ये दो संख्या है मेरे पास 5 और 7। तो इसका यूक्लिडी विभाजन पर मेरे का से HCF निकालना है। तो देखो 7 हमेशा बड़ा है 5 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 7 को भाग दे दूँगा 5 से, ठीक है। तो 5 का भाग 7 में जाएगा एक बार, 5 बचेगा कितना, 2। तो अब देखो यूक्लिड विभाजन पर मैं का क्या कहती है कि A बराबर क्या है, BQ प्लस R। तो यहाँ से A का मान तो क्या है, ये 7, B का मान है ये 5, Q का मान है ये 1 और R का मान है ये 2। क्यों, एक देखो भागफल होता है हमेशा, इसको इंग्लिश में क्यूशेंट बोलते हैं, भागफल, तो इसको क्यों नाम दे दिया। ये होता है शेषफल, तो शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको R से नाम दे दिया। और ये भाज्य इसको A दे दिया और भाजक को B दे दिया। तो देखो A इक्वल टू B कितना है मेरे पास, 5, क्यों कितना है मेरे पास, 1 प्लस R है 2। तो देखो A इक्वल टू 5 और 1, 5 को 1 से गुणा करने पर 5 प्लस 2 बराबर 7। तो एक का मान आ गया ना मेरे पास 7, तो 7 ही तो था मेरे पास एक का मान। तो यूक्लिड विभाजन पर मैं क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R। इसमें A तो क्या हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, A हो जाएगा भाजक, सॉरी भाज्य, B हो जाएगा भाजक, Q हो जाएगा भागफल और R हो जाएगा शेषफल। ये है बस, और कुछ नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। इसे मैं कोई और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसे 11 और 9 है। तो इसका मेरे को HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब क्वेश्चन आ गया जैसे 11 और 9 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालो, ठीक है। तो HCF निकालना मतलब कॉमन निकालना। तो कॉमन क्या है इनमें, किसी का भाग नहीं जाता ना, एक का भाग जाता है, तो उसका HCF हो गया 1। तो HCF हो जाएगा इसका 1, ठीक है। तो चलो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो 11 बड़ा है 9 से, तो मैं क्या करूँगा, 11 में भाग दे दूँगा 9 का। देखो 11 में भाग दिया 9 का, एक बार जाएगा 9, शेषफल बचा 2, ठीक है। अब जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक ये प्रक्रिया चालू रखनी है। तो स्टेप पहली है A इक्वल टू BQ प्लस R, यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो A का मान है मेरे पास 11 यहाँ से बराबर, B का मान है 9 गुणा 1 प्लस 2, ये 1 और ये 2। शेषफल क्या आया, 0 नहीं आया यहाँ पर, शेषफल नहीं है 0 के बराबर। तो मैं स्टेप दूसरी करूँगा। स्टेप दूसरी क्या है, अब जो ये भाजक है इसको भाग देना है शेषफल से, तो मैं 9 में भाग दूंगा 2 का। स्टेप दूसरी है, तो भाग जाएगा 4 बार, 8 आ जाएगा, 1 बच गया शेषफल फिर भी। तो स्टेप दूसरी है 9 बराबर 2 गुणा 4 प्लस 1, तो ये भी शेषफल शून्य नहीं है। तो मैं स्टेप तीसरी करूँगा। हेलो, अब 2 में भाग देना है मेरे को, जो ये भाजक है इसमें भाग देना है शेषफल का, तो जाएगा 2 बार 2, शून्य आ गया ना। तो स्टेप तीसरी क्या है, 2 बराबर 1 गुणा 2 प्लस शून्य। तो शून्य किसका भाग देने पर आया है, 1 का भाग देने पर शून्य आया ना, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 HCF हो जाएगा। तो जिस संख्या का भाग देने पर शून्य आता है वही संख्या HCF है। तो यहाँ शेषफल शून्य है, इसलिए इसका HCF 1 होगा। बस हो गया, इतना ही है। अब देखो प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो मैंने आपको अभी बताई है वही है, और उससे HCF निकालना है। संख्या क्या है? 135 और 225। प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्न पहला है, संख्या है 135 और 225। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो आ जाओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, भाग देने का काम करना है इधर साइड में, ठीक है। बाकी एग्जाम में भी ये दिखाना है आपको भाग देके। अब देखो 225 में मैं भाग दूंगा 135 का, अब भाग आना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है। भाग जाएगा एक बार, आ गया 135, 0। 22 में से 13 घटेगा तो 9, तो शेषफल कितना है मेरे पास? 90। तो स्टेप पहली है 225 किसके बराबर है? 135 गुणा 1 प्लस 90। 135 भाई ए इक्वल टू क्या है? बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से बी का मान 135, क्यू का मान है 1 प्लस आर का मान है 90। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो शेष मैं यहाँ लिख दूंगा शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो स्टेप दूसरी, अब इसमें क्या करेंगे? 135 और 90 ये दो संख्या हैं, इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा संख्या 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर करो। अब मैं 135 में भाग दे दूंगा 90 का, तो वही भाग एक बार जाएगा 90, कितना बचेगा? 45। तो शेषफल अब भी 0 नहीं आया। देखो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। तो मैं यहाँ फिर लिख दूंगा शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो स्टेप तीसरी पे आ जाओ। तीसरी स्टेप है संख्याएं 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर करो। 90 में भाग देना है मेरे को 45 का, और ये 90 और ये 45, तो भाग जाएगा 2 बार, 90 आ गया। अब शेषफल आ गया मेरे पास 0, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसका HCF हो गया 45। तो देखो 90 को लिख सकता हूँ मैं 45 गुणा 2 प्लस 0। अब मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो संख्या 135 और 225 का HCF 45 है, यही आंसर है मेरा। भाई किस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आया? 45 से भाग देने पर। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है वही संख्या HCF होती है, ठीक है। पहला हो गया इसका। देखो दूसरा है 196 और 38,220। तो देखो 38,220 बड़ा है 196 से, तो वो लाइन लिखनी है आपको यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब मैं आपको डायरेक्ट सीधा बता रहा हूँ, ये मेथड मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये मेथड काम में लेना है। स्टेप पहली है 38,220 में भाग देना है मेरे को 196 का, तो भाग जाएगा एक बार 196। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, फिर इधर 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये 2 नीचे उतार लेंगे 862 हो जाएगा। सॉरी इधर 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1862। अब देखो 196 में
का भाग देते हैं इसमें, तो 10 बार जाता है तो हो जाएगा 1960, तो 9 बार चला जाएगा, 9 बार देने पर हो जाएगा 1764। 28 में से 12 में से 4 जाएगा तो 8, फिर इधर 15 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये 0 यहाँ उतार लेंगे, 980 हो गया। अब 196 का 980 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 बार, 980 आ जाएगा। शेषफल क्या है मेरे पास 0, तो ये तो पहली स्टेप में हो गया पूरा। तो मैं 38,220 को लिख सकता हूँ 196 गुणा 195 प्लस 0। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा 196, तो यहाँ शेषफल 0 है, अतः संख्याएं 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। बस हो गया। तीसरा है इसका 867 और 255, तो लिख दूंगा मैं यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने पर। तो देखो 867 बड़ा है 255 से, तो स्टेप पहली आ जाओ, इधर में भाग देता हूँ 867 में 225 का, सॉरी 255 है यहाँ पर, 867 और 255, तो 867 में मैं भाग दे दूँगा 255 का, तो यहाँ पर भाग जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 765। अब घटाने पर शेषफल बचेगा 2 0 1 102, तो शून्य नहीं है ना यहाँ, तो देखो मैं यहाँ लिख दूँगा 867 किसके बराबर है 255 गुणा 3 प्लस 102, तो शेषफल नहीं है 0 के बराबर, तो स्टेप दूसरी। अब मैं 255 और 102 को ले लूँगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने के लिए, तो 255 में मैं भाग दे दूँगा अब 102 का, तो भाग जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 204, शेषफल बचेगा 1 5 51, तो 102 को मैं यहाँ से लिख दूँगा 255 को 255 को मैं यहाँ से लिख दूँगा 102 गुणा 2 प्लस 51, ठीक है। तो यहाँ भी शेषफल बराबर नहीं है 0 के, तो स्टेप तीसरी पर आ जाओ। तीसरी स्टेप है, अब मैं 102 में भाग दूंगा 51 का, 51 का भाग जाएगा 2 बार, 51 को 2 से गुणा करने पर 102 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 102 को मैं लिख सकता हूँ 51 गुणा 2 प्लस 0, तो भाई A B Q प्लस R, तो देखो शेषफल हो गया यहाँ से 0, तो HCF हो जाएगा, तो संख्याएं 867 और 255 का HCF 51 होगा। क्यों होगा 51? क्योंकि 51 का भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या क्या है HCF है, तो 51 इसका HCF हो जाएगा। ये आंसर है मेरा, बस हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगले आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।